नमस्कार। कभी सोचा है कि जब एक ही घर में अलग अलग सोच के लोग रहते हैं तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। अब जरा इसी बात को पूरे देश के लेवल पर सोचिए, जहां लाखों करोड़ों लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर। तो आज हम इसी पावर शेयरिंग के पजल को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी दो देशों की कहानी के जरिए, जिन्होंने इस चुनौती का सामना बिल्कुल अलग अलग तरीकों से किया। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। अक्सर यह माना जाता है कि पावर को शेयर करने का मतलब है उसे बांटना, और पावर को बांटने का मतलब है देश को कमजोर करना। पर क्या यह बात वाकई सच है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलेंगे दो देशों की यात्रा पर। एक तरफ है यूरोप का एक छोटा सा देश बेल्जियम, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। दोनों ही डेमोक्रेसी हैं। दोनों के सामने चुनौती भी एक जैसी थी, भाषा और संस्कृति की डाइवर्सिटी। लेकिन इसे सुलझाने के उनके रास्ते, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। तो ये हैं वो दो देश, बेल्जियम और श्रीलंका। ऊपर से देखने पर तो ये छोटे छोटे देश लगते हैं, पर अंदर की कहानी, इनकी सामाजिक बनावट, वो काफी पेचीदा है। और यहीं से हमारी कहानी का असली दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। तो पहले बेल्जियम को समझते हैं। यहाँ की कहानी में ना एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। देश की कुल आबादी में करीब 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच। लेकिन मजे की बात यह थी कि संख्या में कम होने के बावजूद फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा अमीर और ज्यादा ताकतवर थे। और बस यहीं से टेंशन की शुरुआत हुई। अब चलते हैं श्रीलंका, और यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां 74% की एक बहुत बड़ी आबादी है जो सिंगली भाषा बोलती है, और करीब 18% तमिल भाषी लोग हैं। मतलब यहां एक कम्युनिटी की साफ साफ मेजॉरिटी थी, जो बेल्जियम की सिचुएशन से बिल्कुल अलग थी। तो देखते हैं कि इन दोनों देशों ने इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया। शुरुआत करते हैं श्रीलंका से, जो 1948 में आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद वहां की सरकार ने बहुमत के दम पर शासन करने का रास्ता चुना। तो ये बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो सोच है जो कहती है कि हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारा राज चलेगा। इस सोच में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। श्रीलंका में इस सोच ने बहुत जल्दी ही सरकारी फैसलों की शक्ल ले ली। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिनसे दरारें और गहरी होती गईं। 1956 में एक कानून आया जिसने तमिल भाषा को किनारे कर सिर्फ सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर यूनिवर्सिटीज और सरकारी नौकरियों में भी सिंहली लोगों को प्राथमिकता मिलने लगी। और हद तो तब हो गई जब नए संविधान में ये कहा गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और उसे बढ़ावा देगी। अब जरा सोचिए, इन सब का असर क्या हुआ होगा? श्रीलंकाई तमिलों को लगा कि वो तो अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। उन्हें महसूस हुआ कि सरकार और कानून न तो उनकी भाषा की इज्जत कर रहे हैं, न उनकी संस्कृति की, और न ही उन्हें बराबर के अधिकार दे रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। धीरे धीरे ये अविश्वास और गुस्सा एक भयानक टकराव में बदल गया, एक सिविल वॉर में। इस गृह युद्ध में हजारों लोगों की जानें गईं, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और देश की तरक्की कई दशक पीछे चली गई। श्रीलंका की ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या इसका कोई दूसरा रास्ता हो सकता था? क्या चीजें अलग हो सकती थीं? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए वापस बेल्जियम चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। बेल्जियम ने एक दूसरा रास्ता चुना, एक समझदारी का रास्ता। इस तस्वीर को ही देखिए। एक ही साइन बोर्ड पर फ्रेंच और डच दोनों भाषाएं साथ साथ। ये छोटी सी चीज एक बहुत बड़ी सोच को दिखाती है, साथ मिलकर रहने की, एक दूसरे का सम्मान करने की। बेल्जियम के लीडर्स इस बात को समझ गए थे कि अगर देश को जोड़कर रखना है तो हर किसी की आवाज सुननी होगी, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। 1970 से 1993 के बीच सोचिए जरा, उन्होंने अपने संविधान को एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार बदला, सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसा मॉडल बन सके जिसमें कोई भी खुद को बेगाना महसूस ना करे। ये बेल्जियम मॉडल सच में बहुत इनोवेटिव था। चलिए इसके कुछ खास हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। दूसरा, केंद्र की कई शक्तियां राज्यों को दे दी गईं। तीसरा, राजधानी ब्रसल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटीज को बराबर की हिस्सेदारी मिली। और तो और कल्चर और भाषा जैसे मुद्दों के लिए एक अलग ही कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। मतलब हर लेवल पर पावर शेयरिंग। तो नतीजा क्या निकला?
हाँ, सुनने में ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर कमाल की बात यह है कि इसने काम किया। बेल्जियम ने उस गृहयुद्ध और देश के बंटवारे को टाल दिया जिसका डर सबको सता रहा था। श्रीलंका की कहानी से कितना अलग नतीजा है ना? तो बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से हम क्या सबक सीखते हैं? ये हमें दिखाती हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, और इसके पीछे दो तरह के बड़े कारण होते हैं। एक समझदारी का, जिसे हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, और दूसरा उसूलों का, जिसे मॉरल रीजन कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों सत्ता को साझा करना एक अच्छा विचार माना जाता है? आइए इन दो कारणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, एक तो है समझदारी वाला कारण, मतलब एक प्रैक्टिकल रीजन। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर शेयरिंग से समाज में टकराव और झगड़े कम होते हैं। जैसा बेल्जियम में हुआ, जब सत्ता बांटी गई तो देश में शांति बनी रही और वो टूटने से बच गया। वहीं श्रीलंका ने ये समझदारी नहीं दिखाई और नतीजा हुआ गृह युद्ध। और दूसरा कारण है उसूलों का, एक नैतिक कारण। ये तर्क कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, उसका कोर आइडिया है। एक लोकतांत्रिक सरकार वही है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी हो। चलिए, इस नैतिक कारण यानी लोकतंत्र की आत्मा वाले विचार को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये पावर शेयरिंग का सबसे गहरा और शक्तिशाली तर्क है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, ये लोकतंत्र के होने का असली मतलब है, उसकी पहचान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पावर शेयर होती है तो देश के हर नागरिक को लगता है कि हाँ, इस सिस्टम में मेरी भी हिस्सेदारी है, ये मेरी सरकार है। और अपनेपन की यही भावना किसी भी सरकार को असली लेजिटिमेसी यानी वैधता देती है और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। तो हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। श्रीलंका का अनुभव हमें बताता है कि मेजॉरिटी के दम पर राज करने से एकता टूट सकती है। वहीं बेल्जियम का अनुभव दिखाता है कि सत्ता साझा करने से एकता को बचाया जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर किसी देश का लक्ष्य एकता है तो क्या सत्ता को बांटना उसे कमजोर करना है या असल में उसे जोड़ने का सही रास्ता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।